जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, अगर भारतवर्ष के राजनीतिक इतिहास को, वर्तमान को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जिनके चरित्र स्थिर हैं और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जिनके चरित्र स्थिर नहीं हैं, अस्थिर हैं, या समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या खेल खेल रहे हैं और क्या खेल खेलना चाहते हैं, किसके फायदे के लिए कर रहे हैं। और ये आप जानते हैं, राजनीति इसी चीज का नाम है। और पिछले 11 साल के अंदर तो हमने बहुत ज्यादा देखा है, पहले भी देखा है, कांग्रेस के जमाने में भी देखा है, अटल जी के जमाने में भी देखा है, जनता पार्टी के जमाने में भी देखा है कि जो लोग पक्के गांधीवादी थे वो गोडसेवादियों के साथ खड़े हो गए और जो पक्के गोडसेवादी थे वो गांधीवादियों के साथ खड़े हो गए। तो अवसरवादिता और राजनीतिक लाभ मौके का उठाना, ये राजनीति का चरित्र है। तो इसलिए बहुत ज्यादा विस्तृत विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग अवगत हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा, बुरे समय नहीं छोड़ा, बुरे से बुरे समय में नहीं छोड़ा। और बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने, जहां उन्हें लगा कि उनके राजनीतिक भविष्य में खतरा है, उन्होंने अपनी सारी विचारधारा को बदल लिया। अगर उदाहरण लिया जाए कि जिन्होंने अपने ऊपर सारे खतरे मोल लेते हुए हर तरह के हमले का सामना किया, सैक्रिफाइस किया, त्याग किया और झेला, उसमें सबसे बड़ा नाम अगर मुझे आज की तारीख में दिखाई पड़ता है तो शिबू सोरेन साहब के बेटे हेमंत सोरेन का दिखाई पड़ता है। हेमंत सोरेन साहब को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही ये एक प्रस्ताव दिया गया था कि अगर आप इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दें और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएं तो आपकी सरकार भी चलेगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आदिवासी महापुरुष शिबू सोरेन साहब के बेटे हेमंत सोरेन ने जेल जाना पसंद किया और आपने देखा इलेक्शन के पहले उनको जेल भेजा गया, बहुत परेशान किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं बदली और उसी की वजह से झारखंड की जनता ने उनको जिताया। लेकिन आज भी जो बिहार के अंदर यात्रा चल रही है, हेमंत सोरेन वहां पहुंचे और जितने भी मैंने भाषण वहां पे सुने, सबसे ज्यादा अगर ओजस्वी भाषण मुझे किसी का लगा, ये हेमंत सोरेन का लगा। ऐसे लोग जो फिसल गए, डर गए, अपने भविष्य के लिए चिंतित हो गए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने मकानों के भविष्य के लिए चिंतित हो गए, कोठियों को बचाने के लिए, राज्यसभा की सीटों के लिए, मंत्री पद के लिए, जिन्होंने अपनी विचारधारा छोड़ दी, वो लिस्ट बहुत लंबी है, कई बार बात हो चुकी है। अशोक चव्हाण हो, आरपीएन सिंह हो, जितेंद्र प्रसाद हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, गुलाम नबी आजाद हो, लिस्ट बहुत लंबी है। और कुछ चरित्र ऐसे हैं जिन्होंने हर तरह के खतरों को झेला, लेकिन उसके बावजूद, जैसे उसमें मेरे को दूसरा नाम नजर आता है लालू प्रसाद यादव जी का। लालू प्रसाद यादव जी ने अलका अडवाणी की जब यात्रा चल रही थी तो उसमें अडवाणी जी को वहां अरेस्ट कराया था, केवल इसलिए कि सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। वो जानते थे कि इसकी वजह से पोलराइजेशन करके हिंदूवादी शक्तियां उनको नुकसान पहुंचाएंगी। इसके बावजूद उन्होंने रिस्क लिया। कोई तमगे उनको दिए गए, मियां उनसे कहा गया, मौलाना उनको कहा गया, लेकिन उन्होंने किया। यही मुलायम सिंह यादव ने किया। लेकिन ये ऐसे चरित्र थे जिन्होंने जेल जाना पसंद किया, लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं किया। अगर कर लेते समझौता तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, अखिलेश यादव को भी कोई परेशानी ना होती, योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री न बनते, लेकिन किया नहीं। लाभ भी हुआ, हानि भी हुई, लेकिन नहीं किया। डीके शिव कुमार कर्नाटका के अंदर जेल भी रहे, लेकिन समझौता नहीं किया, गए नहीं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस के लिए लॉयल रहे। तो आपने दोनों तरह के लोग देखे जिन्होंने अपनी विचारधारा को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं पुराने जनसंघी हैं, फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है,
वो उनकी अपनी विचारधारा है, वो उसे पसंद करते हैं, वो उसके साथ रहें। जो लोग कांग्रेस की विचारधारा या कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ रहे, ठीक है, अपने अपने सोचने का तरीका है, और कोई सोचने पे एक अधिकार नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है, दूसरे कह रहे हैं वो सच है। सब अपने अपने हिसाब से अपनी लाइन को परस्यू करें। परेशानी तब होती है जब आप अपने हित के लिए, और कोरिलेट होता है हित के लिए, आपने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया। लेकिन अगर आप राजनीतिक पटल पे और सूक्ष्म विश्लेषण करें तो 3 व्यक्तित्व आपको ऐसे नजर आएंगे जिनको समझना बहुत मुश्किल है। ये करना क्या चाहते हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये करने का इनका उद्देश्य क्या है, इसको समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहला व्यक्तित्व जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है वो आता है ओवैसी साहब का। देखिए, ओवैसी साहब AIMIM के जो अध्यक्ष हैं, और उनका जो पूरा कंसंट्रेशन है या उनकी विचारधारा है वो केवल हैदराबाद तक सीमित है, और महाराष्ट्र की भी एक सीट कई बार वो जीत चुके हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उनके यही एक या दो सीटें रहती। विधानसभा में जरूर जो हैदराबाद का एरिया है वहां विधानसभा की कई सीटें वो जीतते हैं, और ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि किनके वोट से जीतते हैं, तो ज्यादातर वोट जो उनको मिलते हैं मुसलमानों के वोट मिलते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों को एक उनके कट्टर समर्थक के रूप में अपने को पेश करते हैं। और भारत जैसी राजनीति में देखिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है, आप हिंदूवादी बन जाइए बहुत आसान है, आप इस्लामी विचारधारा की बात करने लगे उनके लिए, और बाकी हिंदुओं को छोड़ दें वो भी आसान है, जहां मुस्लिम डोमिनेशन है वहां आप जी सकते हैं। सबसे ज्यादा जो खतरनाक पगडंडी है वो जहां पे आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मिला के चलने की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते, वो डगर पनघट की बहुत कठिन है, जिसमें लालू यादव चल रहे हैं, तेजस्वी यादव चल रहे हैं, राहुल गांधी चल रहे हैं, स्टालिन चल रहे हैं, ये सब लोग चल रहे हैं। अब मुश्किल क्या है कि जो जिस प्रकार से, और एक बारी बात है कि वो विचारधारा जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनको अच्छी लगती होगी। जो ओवैसी साहब कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए खुलकर नहीं बोलते, मैं बोलता हूं, वो इसलिए नहीं बोल सकते। इस्लाम मुसलमानों के लिए खुल के अगर बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरा हो जाएगा, हिंदू पोलराइजेशन हो जाएगा। क्योंकि मानी बात है, हिंदू नहीं चाहता कि आप मुसलमानों के हित में बोले, और मुसलमान नहीं चाहता कि आप हिंदुओं के पक्ष में बोले। आप दोनों को दो आंखें की तरह यूज करें, ये सेकुलर लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। लेकिन उसकी वजह से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लोग वर्ग ऐसा है जो इस बात को सही मानता है ओवैसी साहब की, कि भाई ये मुसलमानों की हित की बात तो करते नहीं, जबकि जो 14-15% मुसलमानों की जनसंख्या है उसके अनुसार कांग्रेस, आरजेडी ये सब लोग सीट देते हैं, उनको एलोकेशन देते हैं, कुछ जीतते भी हैं, कुछ नहीं भी जीतते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक भी मुसलमान को इसलिए नहीं देती कि उसको चाहिए नहीं मुसलमानों के वोट, उसको केवल हिंदुओं के वोट चाहिए। ओवैसी साहब को केवल मुसलमानों के वोट चाहिए, उनको हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए। अब तो ओवैसी साहब किसका समर्थन वास्तविकता में करते हैं, किसको जिताना चाहते हैं, क्यों जिताना चाहते हैं, इसका पहला विश्लेषण, पहला रहस्यमयी व्यक्तित्व जो मुझे समझ में आता है, बिहार के अंदर उन्होंने एक पासा फेंका ओवैसी साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन हमको साथ ले ले तो हम महागठबंधन के साथ रहेंगे, और यह भी उन्होंने कहा कि अगर नहीं लेगा इसका मतलब यह है कि महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं चाहता, और ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। जेन्युइन लगती है बात, ऊपर से जेन्युइन लगती है, लेकिन महागठबंधन के साथ मजबूरी यह है कि उनको अगर ले ले तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पूरा होता है पोलराइजेशन का। तो ओवैसी साहब के पुराने स्टेटमेंट दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, और हिंदू को पोलराइज कर लेंगे, और सारा महागठबंधन की जो तपस्या है व्यर्थ हो जाएगी। तो इसीलिए नेचुरल था, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और पिछले भी विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा कि 5 सीटें एमआईएम को मिली, सीमांचल से मिली, और उनकी वजह से महागठबंधन को 20 सीटों का नुकसान हुआ, और उतना ही डिफरेंस था। अगर 20 सीटें महागठबंधन को मिल गई होती तो सरकार आज महागठबंधन की होती, लेकिन ओवैसी साहब की वजह से भारतीय जनता पार्टी, और इस बार भी, लेकिन चलिए इस बार थोड़ा सा मामला बहुत ज्यादा
मंडल के दिशा में चला गया है, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव पीछे छूट गया है, और जो गोलबंदी हो रही है बैकवर्ड फॉरवर्ड की हो रही है, तो शायद ओवैसी साहब इतना नुकसान न पहुंचा पाए, लेकिन उन्होंने अपना पासा फेंक दिया। और आपने देखा कभी ओवैसी साहब पे कोई केस नहीं किया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, बल्कि हिंदुओं ने अगर कुछ बोला तो उनको तो एफआईआर हो गई, जेल चले गए, लेकिन ओवैसी साहब पे कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के दिखाने के लिए तो विरोधी है, लेकिन वास्तविकता में वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। तो एक रहस्यमयी व्यक्तित्व जिसको समझना बहुत मुश्किल है, वो तो ओवैसी साहब। दूसरा व्यक्तित्व जो बिहारी के अंदर मौजूद है, उसका नाम है प्रशांत किशोर। स्ट्रेटेजिस्ट थे, मोदी जी के साथ थे, टीएमसी के साथ थे, जेडीयू के साथ थे, कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे, बड़ा पद चाहते थे, एकाधिकार चाहते थे, कांग्रेस ने मना कर दिया। आज उन्होंने अपनी पार्टी बना के बिहार के चुनाव में उतरने का प्रयास किया, और यह मानी बात है कि जो जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट बात करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के एंटी वोट को काटेगा, भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट को काटेगा, चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे प्रशांत किशोर साहब को, मोटे तौर पर। लेकिन क्योंकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, और मानी बात है कि अपने समाज के अंदर आदमी की कुछ तो पकड़ होती है, और पैसा उनके पास बहुत है, और पैसा कहीं से आ भी रहा है, कहां से आ रहा है ये तो जब उसकी जांच हो तो पता चले, लेकिन अथाह पैसा उनके पास है। तो किसकी मदद करने के लिए, ये भी एक रहस्यमयी बात है कि और वो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट काट के महागठबंधन का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये मेरे ख्याल से किसी बच्चे को भी बात समझ में आ जाएगी। तीसरा जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी व्यक्तित्व मुझे लगता है, वो अरविंद केजरीवाल साहब का लगता है, मुझे लगता है। हो सकता है मेरे श्रोता दर्शकों को न लगे, बहुत सारे समर्थक होंगे आम आदमी पार्टी के, आई डोंट माइंड, वो ठीक है, आपकी विचारधारा है, आपका विश्लेषण है, आपका विश्लेषण करने का आपको अधिकार है, मेरा विश्लेषण करने का मुझे अधिकार है। मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से एक तो उनका जन्म हुआ, जो उनका उदय हुआ अन्ना हजारे के माध्यम से, फिर उन्होंने कांग्रेस की एक अच्छी खासी सरकार को बेईमान बता के गिरा दिया, उसके बाद कुछ प्रूव नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन में आए, मीटिंग्स में गए, और अचानक उसके बाद वो जेल गए इलेक्शन के पहले। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके उनको इलेक्शन हरा दिया, बेईमानी से हरा दिया, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद अचानक उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, और उन्होंने कहा मैं विरोधी तो हूं भारतीय जनता पार्टी का, विपक्षी तो हूं, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन में नहीं। इसका मतलब एंटी बीजेपी वोटों का डिवीजन। ये क्यों किया गया, मुझे कारण नहीं पता। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये मोदी जी चाहते हैं कि आपको जेल नहीं भेजेंगे, इसलिए कि आज सत्येंद्र जैन का केस वापस ले लेंगे ईडी की इंक्वायरी, आप जो है केवल इंडिया गठबंधन से हट जाइए, जिससे वोट टूटे, और अपना सारा कंसंट्रेशन अब गुजरात के अंदर कीजिए, जिससे कांग्रेस के वोट कम हो और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। संजय सिंह एक लाइन ले रहे हैं, संजय सिंह को जब सुनते हैं तो आपको लगता है कि वास्तविकता में आदमी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल कहीं परिदृश्य में दिखाई नहीं पड़ते, वो केवल गुजरात में कंसंट्रेट कर रहे हैं। उनको देखते हैं तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए। तो ये जो तीन लोग हैं, इन पे निगाह सबसे ज्यादा क्लोजली रखने की आवश्यकता है, और इनके व्यक्तित्व की रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो ये करना चाहते हैं और जो ये कर रहे हैं और जो इनका मकसद है, इनके बीच में तारतम्य नहीं है। ये मेरे विचार है, आप लोगों के विचार जब आप देंगे तो मुझे समझ में आएगा, जो मैं सोच रहा हूं आप उससे सहमत हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थक, मानी बात है, एमआईएम के समर्थक, प्रशांत किशोर के समर्थक मेरी निंदा करेंगे, निंदा करना लोकतंत्र में वाजिब है, आप करिए, आई विल वेलकम इट। लेकिन ये मेरा विचार है कि ये तीन लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे हिसाब से स्लीपर सेल है। सही हूं या गलत समय बताएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।